प्रिय बच्चों, आईसीजी स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर कक्षा 9 से लेकर ऊपर तक के सभी कक्षाओं के वीडियो मिलेंगे और हर एक सब्जेक्ट मिलेंगे और क्लास वाइज मिलेंगे और फ्री रहेंगे और आकर इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। आप लोग हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे। आज हम लोग दर्पण के प्रकार जानेंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं? जब कोई कांच शीशा समांतर हो, बराबर हो और उसके एक भाग पर, एक छोर पर यदि कलई कर दिया जाता है तो वह समतल दर्पण का निर्माण होता है। जबकि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जब किसी कांच के खोखले गोले, यदि मान लेते हैं कोई कांच का खोखला गोला है तो परिभाषा पहले बनेगी कि फिर उसके बाद हम समझा रहे हैं। जब किसी कांच के खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक तरफ पारा या रेड ऑक्साइड का कलई किया जाता है और एक तरफ से प्रकाश के परावर्तन की क्रिया होती है, तो उस दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे हम मान सकते हैं यह कोई खोखला गोला है। इस खोखले गोले को यदि हम काट दें तो कटा हुआ भाग उधर का कैसा दिखाई देगा? ऐसा। और इधर वाला ऐसा दिखाई देगा। तो उधर वाले भाग या इधर वाले भाग पर किसी एक तरफ, यदि ये जो भाग है इसके एक तरफ हम कलई कर दें, कलई का मतलब पेंट कर दें, इसके ऊपर लेप लगा दें, किसका? पारा या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें और एक तरफ से जो है चिकना तल बचा हुआ है, उधर से प्रकाश की किरण का परावर्तन हो, तो यह जो बनेगा हमारा गोलीय दर्पण का निर्माण होगा। अब जानेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं ये जानेंगे। यदि दबे हुए भाग पर यदि प्रकाश का किरण का परावर्तन हो और उठे हुए भाग पर यदि लेप लगा हो, किसका? पारे या लाल ऑक्साइड का, तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? यदि कटा हुआ जो भाग है, कटा हुआ भाग यदि ऐसा है और इसके दबे हुए भाग पर यदि लेप लगा दें, पेंट कर दें और उठे हुए भाग से प्रकाश के किरण का परावर्तन हो, तो यह जो दर्पण का निर्माण होगा यह उत्तल दर्पण का निर्माण। उत्तल दर्पण का निर्माण, यह उत्तल दर्पण है। इसके उठे हुए भाग से परावर्तन की क्रिया होगी और दबे हुए भाग पर लेप लगा हुआ है। यहां पर देखेंगे, यहां पर उठे हुए भाग पर लेप लगा हुआ है, दबे हुए भाग से परावर्तन की क्रिया हो रही है। तो जब दबे हुए भाग से परावर्तन की क्रिया हो रही है तो अवतल दर्पण, उठे हुए भाग से परावर्तन की क्रिया हो रही है तो उत्तल दर्पण। ये था दर्पण के प्रकार और दर्पण के। अब हम जानते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। पहले बात जानेंगे, जो हम बार बार कह रहे हैं, गोलीय दर्पण का मतलब किसी कांच के खोखले गोले से निर्मित है। तो कांच का खोखला गोला बना देते हैं। ये मान लेते हैं कांच का खोखला गोला है। ये जो कांच के खोखला गोला है
इसका कहीं केंद्र होगा, इसका कहीं केंद्र होगा। तो इसमें पहला हम जानेंगे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। प्रश्न पूछ सकता है एक नंबर में वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। तो कांच के खोखले गोले से जो बना हुआ दर्पण है उसके केंद्र के भाग को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। एक लाइन में याद कर लेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। खोखले गोले से बना हुआ, कांच के खोखले गोले से बना हुआ दर्पण के केंद्र भाग को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। दूसरी परिभाषा हम जानेंगे, दूसरी परिभाषा है ध्रुव, इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा हम जानेंगे ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं यह हम जानते हैं। ध्रुव, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई, वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई दर्पण के जिस भाग से होकर जाती है या जिस भाग से होकर परावर्तन की क्रिया होती है उस बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं। यदि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है प्रकाश की किरण और जैसे गई और जिस बिंदु से, दर्पण के जिस बिंदु से होकर परावर्तन की क्रिया हुई उसे हम ध्रुव बोलेंगे। अगली हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। अगली हेडिंग हम जानेंगे, अगली हेडिंग है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई ध्रुव से होकर जाती है उसे हम मुख्य अक्ष बोल देते हैं। यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई ध्रुव से होकर जाती है प्रकाश की किरण, उस जो लाइन होती है, उस जो हमारा अक्ष होता है उस अक्ष को हम मुख्य अक्ष बोल देते हैं। अगला बात जानेंगे हम लोग फोकस। फोकस भी कह सकते हैं फोकस, या इसका एक और नाम है मुख्य फोकस। फोकस किसे कहते हैं? परिभाषा रटने वाली चीज नहीं है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को, या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो होता है, एकदम बीच वाली बिंदु जो होती है उसे हम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। अगली जो हेडिंग है वह फोकस दूरी है। फोकस दूरी, फोकस, इसको हम बोले थे क्या चीज? फोकस या मुख्य फोकस। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे फोकस दूरी और इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस बिंदु या फोकस या मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो बिंदु होगा, जहां पर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच वाली जो भाग होगा उसी को हम फोकस बोलेंगे और फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी उसे हम फोकस दूरी बोलेंगे और इसे इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। अगली जो हेडिंग है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का परावर्तक तल का, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, परावर्तक तल के व्यास को हम बोलेंगे क्या? दर्पण का द्वारक। अर्थात कहने का मतलब है यहां से यहां तक हमारा दर्पण है,
यदि काट कर ऐसे बना दिए, इतना हमारा दर्पण है, तो इसका व्यास क्या होगा, इस बिंदु से इस बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होगी यही हमारा क्या कहलाएगा, व्यास। और जो दर्पण यही परावर्तक की क्रिया इधर से होगी, तो यहां से यहां तक का जो व्यास है इसी को हम बोल देते हैं दर्पण का द्वारक।